Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the region between two concentric sphere of radii a and b respectively has volume charge density rho is equal to a by r. Okay, where a is constant and r is the distance from the center. At the center of the sphere is a point charge. The value of a such that electric field in the region between the sphere will be constant. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन ऑफ द स्फीयर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम गॉस थ्योरम का यूज कर लेते हैं. किसका? गॉस थ्योरम का. ठीक है, गॉस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज करेंगे. गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लेते हैं. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, देखिए गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको क्या बताती है? ये बताती है कि जो आपका क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है. ठीक है, सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, जो आपका फ्लक्स का सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. क्यू यहाँ पर क्या आपका क्यू इंक्लोज क्या आपका टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेसेस. ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपने बच्चों मान लीजिए इसमें क्या कर लिया, ऐसे गॉसियन स्फीयर कंसीडर कर लिया. ठीक है, आपने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस स्फीयर, जहां पर आपको फील्ड में इस रीजन में बताना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी रीजन में आपने क्या कर लिया, गॉसियन सरफेस ऐसे कंसीडर कर लिया. गॉसियन सरफेस ने देखिए बच्चों आपका टोटल कितना चार्ज एनक्लोज किया होगा. ठीक है, एक तो देखिए स्मॉल क्यू, ये तो इसके अंदर आ ही रहा है. दूसरा देखिए, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस रीजन पे तो कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, इसका तो कोई वरी नहीं करना है. लेकिन इस रीजन पर देखिए फिर से कुछ ना कुछ चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉल्यूम पर चार्ज क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ चार्ज होगा. ठीक है, तो ये देखिए, ये हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना पड़ेगा. ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, लेट मैंने इस रीजन तक की जो रेडियस है इसको स्मॉल आर मान दिया, स्मॉल आर के इक्वल मान दिया. ठीक है, तो बच्चों देखिए, मुझे यहाँ पर से क्या बताना है, फ्लक्स बताना है. तो देखिए बच्चों, फ्लक्स किसके इक्वल होगा? ठीक है, ई इंटू डी एस. ई डॉट डी एस को सॉल्व करूंगा तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, सरफेस एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जीरो. तो ई डॉट डी एस को मैं सिंपली ई डी एस लिख लूंगा. ठीक है, और मैं इस रीजन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इस रीजन की रेडियस कितनी, स्मॉल आर के इक्वल, तो मैं उसको सिंपली ई इंटू फोर बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ. ऑलराइट, ये किसके इक्वल होगा? वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस. ठीक है, तो देखिए इस कैपिटल की तो आपका यहाँ पर सेंटर पर लाई कर रहा है प्लस. ठीक है, ये वाले रीजन पर आपको जो चार्ज है इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा. और ये किसके इक्वल होगा? आपका रोडीटाउ के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा? रोडीटाउ. ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेशन रोडीटाउ कर लीजिए. ठीक है, रो कितना है आपका, रो का वेरिएशन दे रखा है आपको ए बाई आर के इक्वल दे रखा है, इनटू आपका टाउन. टाउन डी टाउन, डी टाउन क्या होता है आपका? वॉल्यूम एलिमेंट है जो आप इसमें कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम एलिमेंट देखिए कितना होगा इसका, फोर पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, टाइम्स क्या कर लीजिए, डी आर कर लीजिए. अब ये चार्ज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, देखिए ये चार्ज आप जीरो से लेकर आर तक नहीं लिखेंगे. चार्ज तो ए से स्टार्ट हो रहा है और स्मॉल आर पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. तो जो हम इसके यहाँ पर लिमिट करेंगे वो स्मॉल ए से लेकर स्मॉल आर तक रखेंगे. ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से. अब बच्चों देखिए, इसको यहाँ पर से सॉल्व कर लीजिए इंटीग्रेशन को. ठीक है, तो देखिए वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म तो कांस्टेंट है, क्यू आपने यहाँ पर ऐसे लिख लिया. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए कांस्टेंट, फोर पाई कांस्टेंट, तो इस टर्म को आप बाहर लेके आ गए तो फोर पाई ए तो आपका बाहर आ गया. ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपका, देखिए आर से ये कैंसिल होगा तो आपका आर बचेगा, तो आर डी आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आर स्क्वायर बाय टू. ठीक है, और लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर बाय टू माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर बाय टू. ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. ऑलराइट, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए. तो ये टर्म देखिए आपकी कितनी आएगी, ई इज इक्वल टू, चलिए इस टर्म को हम इधर ही लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट. ये टर्म तो इधर आ गई. ठीक है, आर स्क्वायर अंदर जाके यहाँ पर तो आपका क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, चलिए आर स्क्वायर को भी बाहर ही कर लेते हैं. ठीक है, आर स्क्वायर को भी चलिए अभी के लिए बाहर लिख लेते हैं. तो यहाँ पर ये टर्म कितना बच जाएगा आपका, क्यू प्लस आपका देखिए कितना हो जाएगा, फोर पाई. ठीक है, फोर पाई ए डिवाइडेड बाय टू को इधर ले आइए, और ये आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म, ये टर्म इतनी हो जाएगी यहाँ से. ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. आर स्क्वायर को चलिए अंदर कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि देखिए क्यों कर रहा हूँ मैं, इस पर अभी आता हूँ. ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपका ये फोर पाई ए बाई कितना हो जाएगा आपका, टू आर स्क्वायर टाइम्स आपका स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था कि हमें क्या बताना है, हमें ए की वैल्यू बताना है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो इस रीजन में आपका कांस्टेंट आ जाए. कांस्टेंट आने का बच्चों क्या मतलब है, कांस्टेंट आने का मतलब है कि आर का फंक्शन ना हो, टाइम के साथ तो वेरी कर नहीं रहा है, तो उस चीज को हमें कंसिडर नहीं करना है. दूसरी चीज क्या हो सकती है वेरिएबल, यहाँ पर पोजीशन हो सकती है. पोजीशन टाइम के अलावा तीसरा कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं. ठीक है, तो पोजीशन के साथ वेरी ना हो, पोजीशन के साथ वेरी ना हो, इस चीज का क्या सेंस है, इस चीज का सेंस ये है कि आर का फंक्शन ही ना आए. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस टर्म को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर आपका क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आर स्क्वायर से आपका ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बच गया आपका, सिंपली टू पाई टाइम्स ए के इक्वल. ठीक है, माइनस आगे देखिए, आगे आपका क्या बच गया, टू पाई. ठीक है, ए टाइम्स ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल आर का स्क्वायर. ये वैल्यू आपकी आगे से ऐसे हो जाएगी. ठीक है, अब बच्चों देखिए,
1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई ए कांस्टेंट है, ये क्यू बाई आर स्क्वायर और ये -2 पाई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये टर्म आपकी वेरिएबल है। तो बच्चों देखिए ये दोनों टर्म अगर एक दूसरे आउट को कैंसिल आउट कर दे, अगर ये टर्म भी ना हो और ये टर्म भी ना हो, तो देखिए ये क्या बचेगा, 2 पाई ए डिवाइडेड बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट। तो ये टर्म तो पूरी कांस्टेंट है और हमें यही चाहिए। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो क्यू बाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 पाई कैपिटल ए टाइम्स स्मॉल ए का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के इक्वल। आर स्क्वायर से बच्चे यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल। आपको ए की वैल्यू बतानी, तो ए हो जाएगा क्यू इक्वल टू 2 पाई बाई ए स्क्वायर, ए इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई ए स्क्वायर के इक्वल। तो ये इसका यहाँ पर से इसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके यहाँ पर से क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, जो कि देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is how we will solve this problem. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.